ये एक CIM है, an actual CIM from an real equity deal. इस वीडियो में काफ़ी टाइम लगा मुझे बनाने के लिए. रीज़न was that I was not able to find an actual CIM which I can show you over the deal. मैं इस LinkedIn पोस्ट में एंड आई विल पुट द लिंक ऑफ द CIM, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो. CIM एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल ऑन द नेट कॉज कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता. मेरे पास भी कुछ CIMs हैं विद द फर्म्स विच आई एम वर्किंग. Obviously, I can't disclose them. I found some sample CIMs also, but I felt that they are not what I want to explain in this video. In this video I was not able to find a right CIM which I can explain on this video. So today we will evaluate this CIM. कंपनी क्या करती थी, डील कैसी है, कौन इसका इन्वेस्टमेंट बैंक है, कौन सा ईयर है, क्या क्वेश्चन से, रेवेन्यू में, कॉस्ट में. आई विल डिस्क्लोज एवरीथिंग ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन सी इट आउट. सो आई एम अभिषेक भंडारी. दिस इज FDD मास्टरी कोर्स. टुडे वी विल बी इवैल्यूएटिंग द CIM. गो फॉर इट. CIM के अंदर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, उसकी क्या रेवेन्यू है, फाउंडर्स क्या करते थे, इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, एंड व्हाट वाज इज द लास्ट रेवेन्यू बिफोर दे डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ एंड व्हाई दे वांटेड टू सेल इट ऑफ. ठीक है, तो उसको एज यूजुअल मैं अपने लवली बोर्ड पे पढ़ाऊंगा. लेट्स डू इट आउट. आई विल डिवाइड द बोर्ड इनटू 4 पार्ट्स सो दैट आई कैन बी इट विल बी इजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो हर क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि ओनर्स कौन कौन हैं, एंड व्हाट डज द कंपनी डू, देन इनकॉर्पोरेशन, दैट्स an इंटरेस्टिंग स्टोरी ओवर हियर, रेवेन्यू एंड व्हाई दे सेल ऑफ. सो ओनर्स हैं इनके रॉब और ब्रायन. बिफोर स्टार्टिंग CUS दे हैड वन कंपनी जिसका नाम था यूटिली क्वेस्ट सर्विसेज. ये उस सेक्टर की टॉप कंपनी बनी, इन्होंने उसको बेचा एंड दे हैव सम गुड मनी. और इनके इन्वेस्टर्स थे रिवर एसोसिएट्स प्लस कैपिटल अमेरिकन स्ट्रेटजीज. सो दे हैव द बैकिंग ऑफ दीज टू इन्वेस्टर्स एंड दीज वर द फाउंडर्स. तो इन्होंने एक कंपनी बनाई, उसका अच्छा खासा स्केल किया, देन दे डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ. सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द ओनर्स. नाउ ये कंपनी अब करती क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज करो कि मैं एक बिल्डर हूँ. आई मेक बिल्डिंग्स इन अमेरिका और इन कैनेडा ऑल्सो. और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ग्राउंड है, ये दिस इज़ द ग्राउंड ओवर हियर, और इस अंडरग्राउंड में देयर आर लॉट ऑफ पाइप्स एंड वायर्स ऑल्सो. सो बिफोर कि मैं अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँ, आई हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डैमेज प्रोटेक्शन कंपनी जो आके ये बताएगी कि आप कहाँ कहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो ताकि कोई नीचे की वायर या पाइप्स को इम्पैक्ट ना पड़े. तो ये लोग आते हैं, अपने एक फ्लैग्स लगाते हैं और बता देते हैं कि ये एरिया है जहाँ पर आप अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर सकते हो. तो ये काम था CUS का कि किसी भी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले एरिया को देखना और क्लियर मार्किंग करना कि कहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती. सो दिस वॉज डन बाय CUS. नाउ इसके लिए एक टाइम लाइन वाला चार्ट बनाते हैं. ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है November 4 में. देन दे हैव 2 माइलस्टोन्स ओवर हियर. इन्होंने बहुत स्मार्टली, क्योंकि दे हैव अ बैकिंग ऑफ रिवर एसोसिएट्स एंड कैपिटल अमेरिकन स्ट्रेटजीज. तो दिसंबर 24 एंड Jan 25 they acquired 2 companies. One was Promac and other was GLPS. That is something great pain, something like that. GLPS. इन दोनों को इन्होंने एक्वायर किया और फिर इन दोनों की रेवेन्यू अपने साथ मर्ज कर ली, कंसोलिडेट कर ली. एंड इसलिए एक्चुअली द मेन पर्पस ऑफ एंटायर एक्सरसाइज एज पर CIM वाज मर्जर ऑफ एक्विजिशन ऑफ दीज टू. इनको एक साथ करके एक कंपनी में मर्ज किया जाए, देन बेचा जाए. तो दिस वाज वन ऑफ द मेन पर्पस कि ये CIM एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने क्यों लिखा था. अब रेवेन्यू देख लेते हैं. सिंस दिस कंपनी वाज फॉर्म्ड इन November
04, तो इनकी 3 साल की रेवेन्यू इसकी और इसकी, अगर CIM में हम आगे वाले सेक्शंस में भी डिस्कस करेंगे, तो वो एक्चुअल रेवेन्यू इन दोनों की है, ठीक है. सो इन लास्ट 3 years दे टच द रेवेन्यू ऑफ अराउंड फ्रॉम 04, 05, then 06, and then this was YTD and this is financial year projections. So it was around 54 million, then something 48 million, then यहाँ पर it was 47 and it was like over here some 57 million. I'm not sure about the figures, ठीक है, बट आप एक बार चेक कर सकते हो. बट ऐसे ही कुछ अराउंड एवरेज 50 मिलियन के आसपास की रेवेन्यू थी. तो कंपनी वॉज मेकिंग गुड मनी, मिलियन कर रहे हैं, एंड EBITDA वॉज अराउंड 8 million, एंड कंपनी प्रोजेक्टेड कि बाय 2011 द बोर्ड मैनेजर्स प्रोजेक्टेड बाय 2011 द रेवेन्यू विल बी 81 million और 13 million का EBITDA हो जाएगा. और इनको बेचने का रीज़न यही था कि दे थॉट कि यार अब हम यहाँ तक ले आए हैं कंपनी को, इस रेवेन्यू तक 50 मिलियन तक, वी नीड समवन प्रोफेशनल हु कैन कैरी आउट द ऑपरेशंस. प्लस जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज द मर्जर ऑफ दीज 2 कंपनीज, वो एकम्प्लिश हो चुका था. सो दे हैव अ सिनर्जीज ऑफ स्केल एंड एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई दे वांट टू सेल इट ऑफ. So this was in brief about CUS, that is Consolidated Utility Services. Now we'll see the what kind of adjustments we found in CIM. अब हम अगले सेक्शंस में देखते हैं. CIM के अंदर जाने से पहले हम एक चीज़ और समझते हैं. हर एक CIM में एक डिस्क्लेमर सेक्शन होता है, और उस डिस्क्लेमर सेक्शन में एक चीज़ लिखी होती है. अगर किसी ने CIM पढ़ा है, ही इज़ अवेयर ऑफ दैट. अगर नहीं पढ़ा तो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे. और ये एक स्टैंडर्ड है, कोई स्कैम नहीं है, आपको हर CIM में मिलेगा. उसमें लिखा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें, इस CIM में जो भी टेबल्स हैं, जो भी ग्राफ्स हैं, वो सब मैनेजमेंट ने दिए हैं नंबर्स, और हमने डाल दिए हैं. हमने कुछ भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया है कि हमें जो मैनेजमेंट ने नंबर्स दिए, जो भी टेबल दिए, जो भी PL दिए, हमने खूबसूरत तरीके से ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस हमने उसको CIM में डाल दिया. नाउ दिस इज वेरी स्टैंडर्ड लैंग्वेज इन एवरी CIM, बिकॉज इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम वेरीफाई करना नहीं है, वो एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है CIM, या दैट इज़ द राइट वर्ड, कि वो मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है. और उसका पर्पस यही है कि जो भी उसको पढ़े वो उस बिजनेस को खरीदने की तरफ जाए, उसको फोमो हो कि यार मैं कहीं मिस ना कर दूँ. इसलिए हर इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी CIM बनाता है, ये लैंग्वेज स्टैंडर्ड रखी हुई है. तो कोई स्कैम नहीं है कि हमने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं किया, हमें जो मैनेजमेंट ने दिया हमने वो डाल दिया. अब देखते हैं कि इस CIM के एग्जीक्यूटिव समरी में क्या है. कंपनी की एग्जीक्यूटिव समरी में क्या चीज़ें मेंशन कर रखी हैं जो आपको देख के लगेगा कि हाँ यार कंपनी वाकई अच्छी है. तो उन्होंने लिखा हुआ है जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 सालों में 44 मिलियन से 58 मिलियन हो जाएगी 2006 में. तो ये 2004 की रेवेन्यू है. और ये रेवेन्यू कैसे बनी, वही 2 कंपनीज को ऐड करके, प्रोमार्क प्लस GLPS. तो ये परफॉर्मा बेस पे रेवेन्यू बन गई इनकी, ठीक है. फिर आ गया इनका एडजस्टेड EBITDA विच इज़ अराउंड $8.4 मिलियन. फिर इनका आ गया एक CAGR दैट इज़ अराउंड 21.6%. और फिर इनकी आ गई कस्टमर कंसंट्रेशन विच इज़ अराउंड 53% फॉर द टॉप कस्टमर्स. तो ये देख के अच्छा एक और चीज़ थी, मैनेजमेंट ने बोला कि बाय 2011 वी विल टच अ रेवेन्यू ऑफ 81 मिलियन, EBITDA of 13 million, and we are already top 5 utility services providers in US. कि हम ऑलरेडी टॉप 5 में हैं और हमारी ये रेवेन्यू है और ये रेवेन्यू हो जाएगी. तो ये एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के हमें लगता है कि कंपनी अच्छे हाथों में है, फाउंडर्स ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है. तो जो भी बायर है उसको लगेगा कि हाँ यार आई कैन मेक बिजनेस आउट ऑफ दिस बाय बाइंग दिस कंपनी. बट देयर आर सम थिंग्स which when we study the CIM we can
फाइंड इट आउट, ठीक है। हम कुछ गलतियां पकड़ सकते हैं या हम कुछ चीज़ें पकड़ सकते हैं विच वर नॉट हिडन, बट हमने उन चीज़ों को एफडीडी पर्सपेक्टिव से देखा। तो आज हम यही सीखना चाहते हैं कि एक सीआईएम को हम एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से छोड़ के हम एक एफडीडी के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस क्लास कि कोई भी अगर एनालिस्ट या कोई भी सीआईएम उठाए, ही शुड इमीडिएटली स्विच टू द ब्रेन्स ऑफ एफडीडी पार्टनर, और हम एक सीआईएम को कैसे पढ़ें। तो इस सीआईएम में 3 चीज़ें थी, तो हम वो डिस्कस करते हैं क्या क्या है। इस सीआईएम में मैंने 3 चीज़ें पकड़ी, और भी हो सकती हैं, बट जो मेरे अकॉर्डिंग 3 चीज़ें पे आप मैनेजमेंट क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो या विच आई थिंक आर क्रिटिकल, आई एम डिस्कसिंग दैट ओनली। देयर कुड बी समवन एल्स उसको इस सीएम में कुछ और भी चीज़ें मिले, बट मेरे अकॉर्डिंग 3 चीज़ें जो हैं विच आर क्रिटिकल, सो आई विल डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है। अब हमने एग्जीक्यूटिव समरी में पढ़ा कि इनका जो एबिटा का कैगर था वो 2002 से 2006 तक वॉज अराउंड 21। जब हम कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे, कंपनी शुरू कब हुई थी 2004 में, तो 2002 का डेटा कहाँ से आया हमारे पास, कहाँ से? ये डेटा आया है प्रोमार्क और जीएलपीएस से। ये दो तो एंटिटीज एग्जिस्ट करती ही थी, तो इन दोनों ने इसको एडजस्ट किया और परफॉर्मा बेसिस पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दी, रेवेन्यू, कैगर एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि मुझे तो यार इसका और इसका रीस्टेटेड, आई एम यूजिंग द वर्ड अनरीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो, और आप अनरीस्टेटेड से परफॉर्मा का जो ब्रिज है ये कैसे आपने तय किया कि कौन सी आपने एडिशंस की, कौन सी आपने डिलीशंस की। कि अगर मेरे पास सपोज करो यहाँ पे हमने बोला था इसकी 57 मिलियन की रेवेन्यू है, इन दोनों को मिला के लेट्स से जो मेरी 59 मिलियन बनती है या 60 मिलियन बनती है, वॉट एवर इट इज़, या 58 मिलियन बनती है, आपने क्या यहाँ पे प्लस माइनस किया कि परफॉर्मा में आके वो 57 मिलियन बन गई। तो दिस कुड बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि जब आपको किसी एंटिटी के एग्रीगेटेड नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप उनको तोड़ो, देखो कि क्या जो नंबर दिया है वो मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आईबी तो पहले ही बोल रहा है कि हमने वेरीफाई नहीं किया, हमें जो मैनेजमेंट ने नंबर दिया हमने वो लिख दिया। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि जो नंबर्स दिए हुए हैं वो परफॉर्मा बेसिस पे हैं, बट हमें अनरीस्टेटेड नंबर चाहिए दोनों के अलग अलग से। दिस इज वन। सेकेंड, उसने एक आई थिंक पेज नंबर है 10 या 15 आई मेंशन होते हैं कि उसमें क्या उन्होंने कोलोराडो में कंपनी बिजनेस करती थी विच दे एग्जिटेड इन अप्रैल 2006। सो दिस इज देयर वन ऑफ लोकेशंस, इनके पास टोटल 15 लोकेशंस थी, तो एक लोकेशन पे इन्होंने अप्रैल 2006 में बंद कर दिया। अब उसमें जस्टिफिकेशन भी दे रखी है कि जितनी इस बिजनेस से रेवेन्यू आ रही थी वो कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। इवन दो दिस फैसिलिटी मेड देयर आई थिंक अप टू 3.3 मिलियन रेवेन्यू इन 1 ईयर, बट फिर भी खर्चे ज़्यादा थे, इसलिए इसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने बिजनेस बंद कर दिया। ठीक है, फेयर सेंस, मेक इट सेंस कि हाँ नहीं कर रहा था तो मैंने बंद कर दिया। बट इसको देख के मेरे दिमाग में क्या बत्ती जलनी चाहिए कि यार अगर एक का ये हाल है तो 14 में क्या हो रहा है। क्या मुझे 14 में जहाँ जहाँ पे भी टेरिटरीज हैं, जहाँ जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मुझे उनकी रेवेन्यू और कॉस्ट ये पता होनी चाहिए कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि मैंने एक्वायर किया, रेवेन्यू तो ठीक ठाक है बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आई विल ट्राई टू गेट अ ब्रेकअप ऑफ ईच लोकेशन जहाँ पे मुझे रेवेन्यू और कॉस्ट पता चल जाए। तो एक जो था हमने वो परफॉर्मा का मांग लिया, दूसरा हमने सेग्रीगेशन मांग लिया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है।
तीसरा है कि पेज नंबर 27, आई नो दिस पेज क्योंकि आई रेड इट आउट। पेज नंबर 27 में एक उन्होंने ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे 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 एंड समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कस्टमर कंसंट्रेशन का स्पाइक है। अब IB कहता है कि यहाँ पर आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ 2005 है या समथिंग लाइक दैट, कि जहाँ पर उनको एक एरिया में, एक लोकेशन में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इस वजह से एक मिला, उसको देख के दूसरा मीडिया, फिर तीसरा मीडिया, फिर चौथा मिलेगा। मतलब कि इसी एरिया में विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेरे पास 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। इस वजह से बहुत हाई स्पाइक है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी के चक्कर में कस्टमर का नाम नहीं बता रहा, कस्टमर का नाम नहीं बता रहा, बस वो ये कह रहा है कि इस एरिया में एक बिजनेस मिला, फिर दूसरा मिला, तीसरा मिला, चौथा मिला और हो गया। अब FDD पर्सपेक्टिव से मैं क्या सोचना चाहता हूँ कि यार ये बिजनेस मिला, अच्छी बात है, बट क्या ये बिजनेस जो ये एंटिटी है, जो कस्टमर है, क्या मेरे पास कम से कम 24 महीने टिकेगा? इस तो होगा तो और बढ़िया, क्या 24 पे टिकेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर एक बिजनेस गया, लेट्स अज्यूम कि 24 महीने बाद एक बिजनेस यहाँ से गया, इट कैन गिव अ रिपल इफेक्ट टू अदर कस्टमर्स ऑल्सो, कि वो भी छोड़ के जा सकते हैं। तो एज एन FDD पर्सपेक्टिव मैं क्या पूछूंगा कि मुझे तो भाई बिफोर, या तो डेटा रूम जब खुलेगा हो सकता है उसमें कस्टमर कंसंट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हों, अगर नहीं पड़े हैं तो मैं मैनेजमेंट से उसकी डिटेल्स मांगूंगा कि भाई मुझे बताओ कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिनिमम 24 महीने से 36 महीने तक है कि नहीं है तो बढ़िया, नहीं है तो हम उसे रेड फ्लैग में डाल सकते हैं कि भाई ये आप बिजनेस ध्यान से करना, क्योंकि ये अगर एक गया तो उसका रिपल इफेक्ट और पे भी हो सकता है। सो दीज आर द 3 थिंग्स विच आई वॉज एबल टू सी इन दिस CIM। और अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। तो अब हमने CIM में जो मेरे अकॉर्डिंग 3 क्रिटिकल चीज़ें थी, कंसिडरिंग कि मुझे वीडियो भी एक विद इन टाइम फ्रेम में ही रखनी है, आई कांट गो बियॉन्ड इट आउट। जो 3 क्रिटिकल थिंग्स थी वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली। ऑब्वियसली आप CIM अगर पढ़ोगे यू कैन कम विद मोर क्वेश्चंस विच कुड बी राइट ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दे कुड बी रॉन्ग बट राइट ऑल्सो। बट जब भी आप कोई क्वेश्चन फ्रेम करो, उसका ये सोच के क्वेश्चन फ्रेम करो कि उसका एंड रिजल्ट मेरी रिपोर्ट पर क्या पड़ेगा। दैट इज द की लॉजिक, कि कोई भी क्वेश्चन हो मेरी रिपोर्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट है, बस यही सोच के आपने क्वेश्चन फ्रेम करना और कुछ भी नहीं। तो जो 3 एडजस्टमेंट जो हमने अभी डिस्कस की रिलेटेड टू कोलोराडो एग्जिट या हाई स्पाइक ऑफ ए कस्टमर या एडजस्टेड बीटा या जो भी हमने 3 एडजस्टमेंट डिस्कस की परफॉर्मा बेसिस वाली, हम उनके बेसिस पे देखते हैं कि हम क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आप अभी डेटा रूम खुला नहीं है, आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे चल रहे हो कि अगर आपने बिना डेटा रूम खोले 10-12 क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई कर लिए एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एंड विद द थिंकिंग कि हाँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यू आर ऑन अ राइट पाथ। ठीक है, आप स्किल एक्वायर करो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। आई थिंक द बेटर विल बी कि मैं यहाँ पे इसको क्वाड्रेंट वे में डिफाइन करूँ। दिस इज़ द वे आई रियली लाइक इट आउट, कि पता चलता रहे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, नहीं तो बसड़ बन जाती है। तो लेट्स फाइंड आउट, देन रेवेन्यू, देन डैमेज कॉस्ट एंड देन वर्किंग कैपिटल। ओके, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ सवाल जो बनते हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो था कि मुझे प्रोमैक प्लस GLPS इनके अलग अलग फाइनेंशियल्स प्रोवाइड करो, इनका रिपोर्टेड एबिटा प्रोवाइड करो, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों के ऐड किए, क्या वो मेरे परफॉर्मा कंसोलिडेटेड से मैच होता है कि नहीं, कि इसका एडजस्टेड एबिटा 10 है, इसका 5 है और मेरा यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, क्या ये मैच होता है कि नहीं। एडजस्टेड एबिटा, रिपोर्टेड पे नहीं है, एडजस्टेड। सेकंड, रिपोर्टेड से
हम एडजस्टेड जा रहे हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स डाली हैं आप, जो भी एडजस्टमेंट्स डाली हैं आप बताओ हमें, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ वाकई ही एडजस्टमेंट है कि नहीं है। तो ये एक सवाल पूछो। तीसरा क्या हो सकता है, विच आई हैव सीन प्रैक्टिकली ऑल्सो, कि जो इनके इन्वेस्टर्स थे, रिवर एसोसिएट्स प्लस कैपिटल अमेरिकन स्ट्रेटजीज, दे वर पार्ट ऑफ द बोर्ड, दे वर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, क्या इनको कोई फीस जाती थी जो आपने एडजस्टमेंट में क्वांटिफाई कर रखी है? अगर जाती थी तो गोइंग फॉरवर्ड उसका इम्पैक्ट कैसा होगा? तो ये 3-4 क्वेश्चंस बिना डेटा रूम खोले, जो इफ यू आर एट सीनियर पोजीशन, सीनियर एनालिस्ट और एएम पोजीशन, दीज आर द थिंग्स विच कुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हो, बट बैक ऑफ द माइंड वही होना चाहिए कि एट द एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग माई रिपोर्ट। ये हो गया। फिर हम आते हैं डैमेज, डीसी पे, डैमेज कॉस्ट। इसका एक पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या है। जो भी अमेरिका में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डैमेज प्रोटेक्शन वाली, सपोज करो कि ये एक ग्राउंड है जहाँ पर एक बिल्डिंग बननी है और इस CUS ने आके यहाँ पर फ्लैग्स लगा दिए कि ये एरिया है जहाँ पर काम होगा। ठीक है, और हमने चेक कर लिया है कि बिल्डिंग इतनी नीचे जाए तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब गलती से एक बंदा यहाँ पे फ्लैग लगाना भूल गया, या उसने एक इस जगह पे फ्लैग लगा दी। अब यहाँ पे फ्लैग नहीं लगाया, जिस वजह से यहाँ पे ड्रिलिंग ज़्यादा हो गई और यहाँ पे मेरी पाइप या वायर्स को इम्पैक्ट कर दिया। तो दिस जो भी डैमेज हुआ, ये यूटिलिटी सर्विसेज की वजह से हुआ। दिस इज कॉल्ड अ डैमेज कॉस्ट। जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना डैमेज प्रोडक्शन वाली, दे हैव टू बेयर इट आउट कि उनकी गलती की वजह से, उनके इंजीनियर की गलती की वजह से गवर्नमेंट के पाइप्स या वायर्स में इम्पैक्ट आ गया है, सो दे हैव टू बेयर अ डैमेज कॉस्ट। अब इस केस में जो डैमेज कॉस्ट थी पिछले 3 सालों में, वो 2 मिलियन से लेके 2.5 मिलियन तक चल रही है। अब मैं ये चीज़ IIM में मेंशन कर रखी है। अब मैं क्या मांगू इनसे कि भाई आपके पास 14 टेरिटरीज है ना, 15 तो थी, कोलोराडो वाली तो गई, मुझे 14 टेरिटरीज की डैमेज कॉस्ट बताओ। ये आप तब क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो जब अभी तक आपका डेटा रूम नहीं खुला। अब इस क्वेश्चन का इम्पैक्ट क्या है, क्यों पूछ रहे हो? क्या कि ऐसा ना हो कि किसी और लोकेशन पे भी कोलोराडो वाली कहानी हो कि जहां पर रेवेन्यू तो आ रही है बट उस पर्टिकुलर लोकेशन में मेरी डैमेज कॉस्ट बहुत हाई है, तो वो तो मेरा उस एरिया का सारा प्रॉफिट ही खा जाएगी, चाहे ओवरऑल लेवल पे कम है बट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि हमने कोलोराडो ऑलरेडी एग्जिट कर दिया क्योंकि हमारी डैमेज कॉस्ट वहाँ पे ज़्यादा थी, तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किसी और जगह पे इम्पैक्ट तो नहीं है। तो मैं बोलूँगा भाई जो भी टेरिटरीज है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, मुझे ज्योग्राफी, डैमेज कॉस्ट, रेवेन्यू ये बता दो, ताकि मैं परसेंटेज बेसिस पे देख लूँ कि रेवेन्यू का वो कितने % डैमेज कॉस्ट है, और अगर कोई हाई है पूछूं क्या रीज़न है। ऐसा ना होना कि हमने एक्वायर कर लिया और वहाँ पे जाके वो डैमेज कॉस्ट इतनी ज़्यादा और आगे जाके और हाई हो गई कि जिस वजह से मेरे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ जाए। सो दिस इज द डैमेज कॉस्ट, हमें उनसे टेरिटरी के बेसिस पे पूछ सकते। देन वर्किंग कैपिटल, यार वर्किंग कैपिटल पे आप एक ही चीज़ पूछ सकते हो या कुछ और भी हो सकता है, आंख बंद करके कि जो आई थिंक IIM में, कई IIMs में, मैंने इसमें नहीं पढ़ा टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि कैसी दे रखी है। कोई भी अगर AP एजिंग 90 डेज से ऊपर है, मंगा लो उसके रिकॉर्ड्स, बताओ भाई, या AR एजिंग 90 डेज से ऊपर है, मंगा लो। या कई बार ना कंपनी की पॉलिसीज भी होती हैं कि हम सिर्फ 0 to 30, 30 to 60, 60 या 90, हम 90 से अबव जो भी होगा हम उसे बैड डेट्स में डाल देंगे। तो आप वो कंपनी की पॉलिसीज मंगवा सकते हो, या इधर AP और AR के जो भी कस्टमर्स हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, आप उनके नाम मंगवा सकते हो, और फिर एनालाइज करो कि भाई कितने दिनों से इन्होंने नहीं पे किया, व्हाट इज़ द रीज़न। तो ये चीज़ आपने वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी। ठीक है, आते हैं हम रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू पे हम क्या सवाल पूछ सकते हैं, जो मेरी एंटिटीज़ हैं प्रोमार्क प्लस GLPS,
अब हम आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू में हम क्या देख सकते हैं, चुपचाप से हर मैनेजर या जो भी है वो ये सवाल डालता है, भाई हमें टॉप 10 या 20 कस्टमर्स का जन्म पत्री बताओ, नाम बताओ, कितनी रेवेन्यू है, कितने सालों से आपके साथ है। जब ये डेटा आपके पास आ जाए तो आप परसेंटेज लगा के उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हो और देखो कि कौन से हाई है कौन से लो है, और उसी का इम्पैक्ट आप अपनी रिपोर्ट में डाल सकते हो। ठीक है। एक चीज़ और है, थ्रेटिकली कभी होती नहीं है ऐसे, शायद हो भी सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। समटाइम्स हो सकती है ऐसे, देयर आर चांसेस आर हाई कि मैंने एक कस्टमर के साथ एक नई लोकेशन पे एक्वायर करने के लिए मैंने उसको एक्स प्राइस दे दिया, विच वॉज लोअर एज कंपेयर टू माई अदर लोकेशन, कि दिस इज माई लोकेशन बी, दिस इज ए। इस बी लोकेशन पे मैंने कस्टमर एक्वायर करने के लिए एक प्राइस दे दिया जो लोकेशन ए से कम है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर इट दिस। अब मैं यहाँ पे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा 15 लोकेशंस पे काम है और जो काम है इट इज रिलेटेड टू ग्राउंड। दिस क्वेश्चन मे नॉट बी फिट इन अदर आईएम्स, बट इसमें जो इन्वायरमेंट है, जो CIM है, उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशंस आप मुझे बता दो कि अगर बाई चांस किसी कस्टमर का प्राइस हमने कम किया हुआ है किसी एक लोकेशन से, वो कम करने का रीज़न क्या है। तो ये क्वेश्चन हम रेवेन्यू में पूछ सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का ARAP का मैंने बता दिया। डैमेज कॉस्ट, आई होप आई एम क्लियर कि व्हाट इज डैमेज कॉस्ट, और देन QOE। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जहां पर हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस आप भी हो सकता है आप उससे बेटर क्वेश्चंस लाओ, नो डाउट, बट जस्ट सी कि उनका इम्पैक्ट मेरी रिपोर्ट पे क्या पड़ेगा। दैट इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग अ मैनेजमेंट क्वेश्चंस। So this was all about CIM today. I hope I was able to clarify what is actual CIM looks like. You can download it and then you can see it out. For the next class, I'll try कि मैं और कौन से relevant topics pick कर सकूँ. If you have anything which you think I should be making video on it, please drop your comment either on LinkedIn or YouTube. I'll be happy to make it out. This is for today's class. Take care. I'll see you in the next video.